बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर तुर्र, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले दिनों इंडिया में G20 समिट हुआ और वहां पर एक सबसे अहम तरीन चीज़ हुई कि एक नया कॉरिडोर बनाया जाएगा और वो CPEC के मुकाबले का होगा, जिसके बाद शायद पाकिस्तान और चाइना या दूसरे पाकिस्तान के मीडिया में यहाँ पर कि चिरागों में रोशनी ना रही। मगर उसकी हकीकत क्या है? क्या वो कॉरिडोर कामयाब होगा? नहीं होगा। चाइना उस कॉरिडोर को अपने CPEC को मुकम्मल करने के लिए किस हद तक जाएगा, या पाकिस्तान पर इंडिया की तरफ से जंग मुसल्लत की जाएगी और पाकिस्तान में किस तरह से हालात को तब्दील किया जा रहा है और तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, इस सारे के ऊपर एक ओवरव्यू डिटेल्ड वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपको मुकम्मल डिटेल समझ आ सके। एक और रिक्वेस्ट कि नाज़रीन, ये वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत होती है। अगर आपको मुनासिब लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे हमें भी खुशी होगी और आपको हर खबर बर वक्त मिलती रहेगी। नाज़रीन, पिछले दिनों G20 समिट हुआ इंडिया में और उसके बाद वहाँ पर दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ आई। ये मैंने भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि कितने लोग कितनी GDP के मुमालिक हैं, कितनी आबादी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर पाकिस्तान में ये बात भी की गई कि अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते, उनको ना हटाया जाता, तो ये G20 पाकिस्तान में हो रही होती या पाकिस्तान खुद G20 का हिस्सा होता। और इसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ऐसी रही कि मोहम्मद बिन सलमान जो पाकिस्तान के करीबी साथी, करीबी दोस्त हैं, उन्होंने यहाँ से जाते हुए पाकिस्तान रुकना भी गवारा नहीं किया। जो 6 घंटे के लिए आना था और वो सीधे चले गए। जाके वो यहाँ आते तो जेस्चर गया था कि पाकिस्तान के साथ उनकी दोस्ती है, लेकिन वो जेस्चर देना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, जिसके ऊपर लोगों ने ये बातें भी की कि उसकी हकीकत क्या है ये नहीं मालूम कि मोहम्मद बिन सलमान इसलिए पाकिस्तान नहीं आए कि वो कहते हैं कि इमरान खान मेरे बड़े भाई हैं और वो जेल में है, इस वजह से मैं पाकिस्तान नहीं आता। यहाँ पाकिस्तान को एक और चीज़ के बारे में भी कहा गया कि इंडिया चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचेगा और पाकिस्तान कहाँ पहुंचा है। इसमें अपने दुख रोते रहे कि अपने दुख वाकई ही हैं कि अगर यूक्रेन वार ना होती तो ये सब कुछ भी ना हो रहा होता। ना पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब रूस जाते और ना उससे अगले दिन ही जंग शुरू होती यूक्रेन की, और ना इमरान खान उसके खिलाफ इतना स्टांस लेते, इतना स्ट्रॉन्ग कि हम किसी की मजम्मत नहीं करते या रूस की मजम्मत नहीं करते, ना रजीम चेंज होती और ना ये 16 महीनों में जो पाकिस्तान में अफरा तफरी का आलम है ये भी ना होता। लेकिन G20 में एक अहम नुक्ता कि एक नक्शा दिखाया गया कि एक नया कॉरिडोर हम लोग बनाने जा रहे हैं कि बम्बई से एक जहाज़ निकलेगा, वो समुद्र से होता हुआ दुबई जबल अली पर, और फिर उसके बाद रियाद और इसराइल की बंदरगाह एफ और उसके बाद यूरोप वगैरह में चला जाएगा। एक स्ट्रेट ऑफ हर्मज है कि जहाँ पर जिसके दरमियान में इतना फासला, कम फासला है कि वहाँ पर एक जहाज़ अगर अटक जाए तो पूरी की पूरी ट्रेड दुनिया की रुक जाती है, उस पर इफेक्ट होती है। पिछले दिनों का से 1 साल 1.5 साल पहले ऐसा हुआ भी था कि वहाँ पर जहाज़ फंस गया था और कई दिनों तक ट्रेड नहीं हुई थी। तो नाज़रीन, इस स्ट्रेट ऑफ हर्मज की वजह से गवादर बंदरगाह की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये चीन के लिए सबसे अहम थी, क्योंकि अगर चाइना साउथ चाइना सी के ज़रिए जाता है तो वहाँ पर भी मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान एक छोटा सा मसला है, वहाँ पर भी जो तंग नॉय है, वहाँ पर भी अगर जहाज़ अटक जाए तो ट्रेड रुक जाती है। और वैसे भी वहाँ से जो चाइना है उसको ट्रेड करने के लिए पूरी दुनिया का एक लंबा सफ़र काटना पड़ता है, तो वो ये गवादर की वजह से वो बच जाते हैं। नाज़रीन, मार्च 2017 में इंडिया ने 1 रोड 1 बेल्ट का नक्शा खींचा, जिसमें इस नक्शे के मुताबिक वो खुले पानियों, खुले समुद्रों की तरफ से गवादर से वो खुले समुद्र से होते हुए और वो लोग पूरी दुनिया का एक गोल चक्कर लगाकर सारी दुनिया के साथ ट्रेड कर सकते थे। इसमें सबसे अहम तरीन हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का था। इसमें चाइना ने कुल 68 ममालिक के साथ माहदे किए, जिसमें यह था कि वो चाइना की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, चाइना की लेबर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दुनिया में चाइना की लेबर सबसे ज़्यादा सस्ती है, क्योंकि आईफोन सबसे ज़्यादा चाइना में बन रहे हैं, चाइना की लेबर बना रही है, और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना बना रही है और उनकी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो रही है। इस CPEC से चाइना को एक ख़ास किस्म का थ्रेट था, जिसकी वजह से उन्होंने कंटेनमेंट ऑफ चाइना 2019 शुरू किया। 2019 में वो चाइना को जो है कंटेन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक बड़ी प्लानिंग की। अब देखिए कि पाकिस्तान में CPEC में कि जो 67 ममालिक हैं वो धड़ हैं, जो चाइना है वो सर है, और जो गर्दन है वो पाकिस्तान है, और वो जो गर्दन का इलाका है वो कोई दूर का इलाका, ज़्यादा बड़ा इलाका नहीं, वो गिलगित बल्तिस्तान से गवादर तक का इलाका है। नाज़रीन, फिर उसके बाद ये रूट जो है बहर अरब से होता हुआ पूरी दुनिया में हज़ारों मीलों तक ये बनता है। तो इससे चाइना को जो साउथ चाइना सी का चक्कर काटना पड़ता है वो नहीं काटना पड़ता। नाज़रीन, ये चाइना के लिए एक इनकलाबी सूरत हाल थी
कि ये चाइना सीपैक मुकम्मल होते ही चाइना के में एक नया इनकलाब बना था, कि नई रेवोल्यूशन होनी थी। इस इनकलाब को रोकने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के स्टडी सेंटर सिडनी ने एक तफसीली रिपोर्ट जारी की कि अगर चाइना को रोकना चाहते हैं तो इसकी कोशिश तो अमेरिका जो है ना डायरेक्टली वहाँ पर इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट हमला करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो अमेरिका को कई हज़ार मील का सफ़र तय करना पड़ेगा। उसके बाद वो वहाँ पहुँचेगी, जबकि खुले पानियों में पहुँचेगी, जबकि चाइना वहाँ पर एक आराम से जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाएगी। तो इस नुक्ते के बाद पाकिस्तान की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान की अहमियत और ज़्यादा बढ़ती है तब अमेरिका कोशिश करता है कि पाकिस्तान और इंडिया को किसी तरह से करीब लाया जा सके। अगर ये दोनों ममालिक करीब आ जाते हैं तो फिर चाइना को कंटेन किया जा सकता है, दोनों की आपस में ट्रेड होगी, प्यार मोहब्बत होगा, और चाइना और इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों अमेरिकी अलाइज होंगे और चाइना को अलहदा कर दिया जाएगा। लेकिन इसके दरमियान में एक वाक़या होता है और अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजों को निकलना पड़ता है, जिसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार था, और इंडिया की जो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी तबाह हो जाती है और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फासले मज़ीद बढ़ जाते हैं। उसके बाद अमेरिका इंडिया को एक और टास्क देता है कि आप चाइना पर हमला करें, और उसके बाद लद्दाख का एक हमला होता है जहाँ पर फायर तो नहीं होता, लेकिन डंडों सोटों पत्थरों वगैरह और डंडों से एक दूसरे के साथ लड़ाई की जाती है और इंडिया के 22 फौजी मार दिए जाते हैं, और तकरीबन 1000 मुरब्बा मील के एरिए पर जो है मुरब्बा किलोमीटर के एरिए पर चाइना ने कब्जा कर लिया। और इसके बाद चाइना और इंडिया का मॉस्को में मुआहदा होता है, और 1000 किलोमीटर जो का रेडियस है उसका जिक्र तक भी नहीं किया जाता, और इंडिया चाइना के साथ बहुत से एग्रीमेंट्स कर लेता है, जिसकी वजह से अमेरिका का ये प्लान भी फेल हो जाता है कि जिनसे उम्मीद थी वही पत्ते हवा देने लगे, तो ये प्रोग्राम भी उनका ख़त्म हो जाता है। इसके बाद इसके लिए कोई नया अल्टरनेट सोचा जाता है कि इंडिया को एक और मौका दिया जाए। दूसरा ये कि पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जाए, वहाँ पर असला फराम किया जाए और पैसे भी फराम किए जाएँ। और क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान वो कश्मीर का इलाका है, वो डिस्प्यूटेड एरिया में आता है कि वो आज़ाद कश्मीर का इलाका है, तो इससे तीसरा एक ऑप्शन ये भी बनाया गया कि भारत से पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाया जाए, जो कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह पर करवाया जाए, ताकि इसमें अमेरिका खुद कूदे और बाद में सुलह के कराने के चक्कर में पाकिस्तान के साथ अपनी मर्जी के मामला तय करवाए। नाज़रीन किराम, लेकिन इससे पहले 6 माह पहले से लेके अब तक बहुत एक इनकलाबी कदम उठे, जिसमें 9 मार्च बड़ा अहमियत का हामिल है। 9 मार्च वो तारीखी दिन था जिस दिन सऊदी अरब और ईरान की सुलह हुई। इस सुलह के बारे में इमरान खान साहब को जब मोहम्मद बिन सलमान ने बात की कि हमें बहुत से थ्रेट्स हैं चाइना से, ईरान से, तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप ईरान से बात क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कौन बात करे? तो इमरान खान साहब ने कि मैं जाऊँगा और मैं बात करूँगा। और इमरान खान साहब ने जब जाकर ईरान से बात की तो उन्होंने कहा तो हम तो पहले ही तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा ना तो सऊदी हुकूमत को था और ना ही ईरान को था। जैसे ही इन दोनों की आपस में सुलह हुई तो मामला बहुत ज़्यादा बेहतर हुए, और चाइना के साथ जो सऊदी अरब है उसकी कुर्बतें बढ़ी और साथ ही ईरान की कुर्बतें भी बढ़ गई। और तब जब अमेरिकी सदर सऊदी अरब आए थे तो उनको रेड कारपेट नहीं दिया गया था, जब उन्होंने कहा था कि आप अपनी तेल की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं ताकि रूस की जो तेल की कीमतें उसको कम किया जा सके, तो उन्होंने फ़ौरन से कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ये मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था। उसके बाद से अमेरिका मज़ीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुआ कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद 13 सितंबर वो आलमी दिन था, आज से 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की, जब अफ़गानिस्तान में चाइना ने अपना पहला सफ़ीर मुकर्रर किया। और अब बात है कि पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, इराक, शाम की मौजूदगी जो है, इन ममालिक की मौजूदगी के बगैर कोई भी लाइन, कोई भी ऐसी लाइन, कोई भी ऐसा मंसूबा, कोई भी ऐसा कॉरिडोर नहीं बन सकता जो इन ममालिक के बगैर मुकम्मल होता हो। तो नाज़रीन किराम, इंडिया का ये G20 का जो प्रोग्राम है कि एक नया कॉरिडोर बनाने जाना है, नाज़रीन किराम, ये सिर्फ एक प्लान है और ये जस्ट एक प्लान ही रहेगा। ये कोई कॉरिडोर ऐसा नहीं बनने जा रहा, क्योंकि किसी भी मुल्क के सर किसी के पाँव आपस में नहीं मिलते जो G20 के हिस्सा हैं या जो G20 में थे। तो नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के लिए अगर ये अब अमर वाज़े है कि अगर पाकिस्तान, क्योंकि पिछले दिनों अभी 2 दिन पहले अमेरिकी सफ़ीर को गवादर का दौरा करवाया गया, तो जिससे चाइना को ये और कुछ पैगाम मिल रहे हैं। और इसके अलावा पिछले 6 माह से चाइना का सफ़ीर भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर इस मौके पर पाकिस्तान चाइना से पीछे हटता है तो चाइना क्या करेगा? ये सीपैक को वो छोड़ देगा, थोड़ा पीछे हटेगा। उसकी 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, वो शायद अपने इस रूट को तो वो बंद ना करे, तो वो थोड़ा सा
30-40 किलोमीटर साइड पर जाकर अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान में उन्होंने अपना सफारत खाना खोल लिया है, तो अब वो अफ़गानिस्तान से होता हुआ जो बंदरगाह है उसकी चाबहार, ईरान की बंदरगाह, वहाँ से, क्योंकि वो डीप सी तो नहीं है, वो डीप इतनी गहरी नहीं है जितनी गहराई है, लेकिन फिर उसकी कैपेसिटी है कि वो चाइना को प्रोटेक्ट कर सके, चाइना की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सके। तो ख़तरनाक तरीन बात यह है जो पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी, क्योंकि चाइना सी पैक जो रोड है वो चाइना के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है, लेकिन अमेरिका के लिए ये ज़िंदगी मौत का मसला नहीं है। अमेरिका के लिए ये सिर्फ अपने असला बेचने का मसला है। चाइना अपने 40 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर चुका है और वो नहीं चाहेगा कि ये इन्वेस्टमेंट उसकी ज़ाया हो। पाकिस्तान में हालात ख़राब रखे जाएंगे, ये कोशिश की जा रही है, और आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से गिलगित बल्तिस्तान में हालात ख़राब हैं, कुछ इलेक्शन की वजह से, कुछ और मामलात की वजह से फोर्सेस और वहाँ के लोग आपस में आमने सामने हैं। तो नाज़रीन वही होगा कि इंडिया को कहा जाएगा। अब ये बात नोट कर लीजिए कि इंडिया के बारे में ये बात कही जा रही है कि वो सितंबर के इसी महीने, सितंबर के आखिर पर पाकिस्तान के एक मखसूस हिस्से कश्मीर पर वो हमला कर सकता है। इस हवाले से मैंने एक शॉर्ट वीडियो, एक शॉर्ट क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो आपको आई बटन में नज़र आ रहा होगा, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, जिसमें इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर पर हमला करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, जब इंडिया पाकिस्तान के किसी मखसूस इलाके पर हमला करेगा और उसके बाद अमेरिका आएगा सुलह करवाने और अपनी मर्ज़ी की टर्म्स मनवा कर, जैसे 65 में पाकिस्तान जंग जीता था लेकिन फिर भी अपनी मर्ज़ी की टर्म्स बनवाई गई थी और मामलात को रफा दफा किया गया था। तो अब इस सारे मामलात में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सबसे पहली जो और अहम तरीन चीज़ कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए, क्योंकि जो सी पैक है वो आधे से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका है और G20 जो है वो सिर्फ एक फ्रॉड है, एक धोखा है। मैं आपको पहले बता दूं कि किसी का सर पाँव वहाँ पर नहीं मिलता। अब अगर सितंबर में पाकिस्तान के ऊपर इंडिया हमला करता है तो पाकिस्तान में पहले ही इंस्टेबिलिटी है, महंगाई है। आज पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा की है, 336 रुपये। आवाम के लिए जीना मुश्किल हो गया है, तो पाकिस्तान की आवाम कैसे अपनी मिलिट्री और बाकी अपने इदारों को सपोर्ट करेंगे? तो नाज़रीन कराम, पाकिस्तान को अब 3 काम करने चाहिए अगर वो इस सारे मामलात को हैंडल करना चाहता है और पाकिस्तान को सही रास्ते पर लेके जाना चाहता है। सबसे पहला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इलेक्शंस करवाएं और हुकूमत एक मुंतखब नुमाइंदे को दें, और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी दूसरे नंबर पर वो वाज़े होनी चाहिए। हमने पिछले 75 साल अमेरिका की गोद में बैठ के देख लिया, हत्ता कि ये रिजीम चेंज हुई, अगर ये अमेरिका ने रिजीम चेंज करवाई तो उसने कहा था कि इसे माफ़ नहीं किया जाएगा। अगर आप लोगों ने रिजीम चेंज ना की तो रिजीम चेंज के बाद कौन सा हमें माफ़ कर दिया गया? रिजीम चेंज हुई लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के हालात कौन सा बदले? पाकिस्तान के हालात नहीं बदले। वही महंगाई, वही लाचारी, वही सब कुछ पाकिस्तान के हिस्से में है। और पाकिस्तान का अब चाइना और रूस की तरफ जाना बेहतर है, क्योंकि जो इंडिया है वो उसको यहाँ पर सुपर पावर बनाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। तो पाकिस्तान का चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर और वाज़ेह करना ज़्यादा है। और सबसे अहम तीसरी चीज़ कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना होगा, ताल्लुकात को दुरुस्त रखें, क्योंकि अगर मगरब से पाकिस्तान में दहशत गर्दी या ऐसे मामलात होते हैं या अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला होता है तो फिर भी सी पैक ज़्यादा असरअंदाज होगा। और इसके साथ साथ सी पैक जब असरअंदाज होगा तो पाकिस्तान में जो TTPs हैं, TTP उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। तो अगर अफ़गानी भी इस तरफ आ गए तो फिर मसाइल बढ़ेंगे। और अब बात सबसे आखिर में, अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है या सी पैक को सबदोश करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर हमला करता है, तो चाइना नहीं रुकेगा। चाइना अपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को रुकने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा, और फिर इंडिया और चाइना की जंग भी हो सकती है। इसमें पाकिस्तान को अपना स्टांस क्लियर करना चाहिए, अभी से करना चाहिए कि जो मुल्क आपकी खातिर लड़ सकता है आपको उसी की तरफ जाना चाहिए, ना कि उस मुल्क की तरफ जो आपको लड़वा कर अपने बेनिफिट्स हासिल करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो और इस मुल्क को ता क़यामत आबाद व शाद रखे और इसके दुश्मनों को और इसके अंदरूनी दुश्मनों को भी नीस्तो नाबूद करे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारा को रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।